नमस्कार स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर एस के गुप्ता। वेलकम फिजिक्स बाई एस के जी क्लासेज। आज इस वीडियो में आईआईटी जेई मेन 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के लेके आया हूँ जिनको हम यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ेंगे कि उनमें क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। आप और हम दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एसआई यूनिट को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखी है वो 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। In certain unit in which the unit of length is 25 centimeter and the unit of mass 50 ग्राम। यानी कि एसआई सिस्टम को हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसमें लेंथ 25 सेंटीमीटर और मास 50 ग्राम है। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि हमको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी की फाइंड आउट करनी है सीजीएस सिस्टम में। ये प्रॉब्लम इजी कैटेगरी की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर ये प्रॉब्लम है। क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर की ये प्रॉब्लम्स है। तो हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, U1 यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम। यहाँ फर्स्ट सिस्टम का मतलब हो गया एसआई सिस्टम। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड सिस्टम, U2 यूनिट ऑफ सेकंड सिस्टम। तो हमको फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम में, इसलिए हमको N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो N2 इज इक्वल टू हो गया N1U1 बाई U2। N1 की वैल्यू आपको दे रखी है 128। ठीक है दोस्तों। अब एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में। क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ का क्यूब, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब। तो N2 निकालना है, तो N1 की वैल्यू है 128। ठीक है दोस्तों। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000। ठीक है। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, बाई 50 ग्राम सीजीएस में दे रखा है। ठीक है। और लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर, लेकिन वॉल्यूम हमको दे रखा है, इसलिए 25 सेंटीमीटर का क्यूब। अब ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम सीजीएस में हो गया, इसलिए इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू हमको मिली 40। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन सीजीएस सिस्टम इज 40। ठीक है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, बी, सी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट, a potentiometer wire capital AB having length capital L and resistance 12 R is joined to a cell capital D of EMF epsilon and internal resistance R। क्वेश्चन को धीरे पढ़ना और तोड़ के यानी ब्रेक में पढ़ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ब्रेक में पढ़ोगे क्वेश्चन को तो उतना ही जल्दी समझ में आएगा। इसने क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी ए पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी टोटल लेंथ L है। इसको मैंने इस सेल से कनेक्ट कर दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और ईएमएफ जो है वो एप्सिलॉन है। देखिए ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं होता बल्कि ये पोटेंशियल होता है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या कहता है आगे, कैपिटल ए सेल सी having EMF epsilon by 2 and internal resistance 3R is connected। ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है जिसमें ये सेल कनेक्ट किया हुआ है जिसका EMF एप्सिलॉन बाई 2
और इंटरनल रेजिस्टेंस 3R है। इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको मैंने जोकी से कनेक्ट किया हुआ है। जोकी एक पेन की शेप में होती है जिसको हम वायर पर मूव कराते हैं जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ठीक है दोस्तों, अब वो फाइंड आउट क्या करा रहा है, ध्यान से देखना। द लेंथ ए जे at which the galvanometer as a show in figure shown number, यानी कि हमें बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करनी है और बैलेंस लेंथ तभी फाइंड आउट होगी जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने माइंड में 3 कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला कॉन्सेप्ट आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, दूसरा कंसेप्ट आएगा बैलेंस पॉइंट का और तीसरा कंसेप्ट आएगा जो हमको फाइंड आउट करना है वो है हमारी बैलेंस लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चेंज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस विद द लेंथ ऑफ द पोटेंशियल मीटर वायर। ठीक है दोस्तों, दोबारा सुनिए। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू बी बाई एल। ठीक है दोस्तों, B की वैल्यू है आई आर बाई एल। अब I आपको फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिए ये जो सर्किट है ये प्राइमरी सर्किट है और नीचे वाला जो सर्किट है ये सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है दोस्तों, तो I की वैल्यू जो फाइंड आउट होगी वो प्राइमरी सर्किट से होगी। ठीक है, अब ए बी कहलाता है दैट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल मीटर वायर। ठीक है, ए बी क्या है, ए बी डेट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी, 12R। ठीक, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें कनेक्टेड हैं ये दोनों सीरीज में। ठीक है दोस्तों, तो हमें आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी प्राइमरी सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, आर स्मॉल आर प्लस 12R। ठीक, इनटू आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 12R बाई एल। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12 एप्सिलॉन बाई 13L। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमको फाइंड आउट करना है बैलेंस पॉइंट। अब बैलेंस पॉइंट कब फाइंड आउट होगा, जब मैं जोकी को वायर पर टच कराऊंगा। अगर मैं वायर को यहाँ जोकी को यहाँ टच कराता हूँ वायर पर, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आएगा, और अगर मैं जोकी को यहाँ टच कराता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड आता है। लेकिन जोकी को जैसी जे पॉइंट पर मैं टच कराता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए और जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस सेल के ईएमएफ के इक्वल है। जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए और जे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस सेल के ईएमएफ पे इक्वल होगा, यानी एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल होगा। नंबर 1, तो जे हमारा बैलेंस पॉइंट हो गया। ए और जे की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ। वो हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस लेंथ। तो हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इज इक्वल टू के एल टू फाइंड आउट करना है। तो एल टू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे बाई के। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड जे इक्वल होगा ईएमएफ ऑफ दिस सेल, यानी एप्सिलॉन बाई 2 बाई के की वैल्यू हमने पुट कर दी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया 13L/24। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा राइट जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, ए बी और डी नहीं होगा, क्योंकि ए बी और डी का जो आंसर है वो हमारे आंसर से मैच नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 2 guns capital A and capital B can fired bullets at speed 1 km per second and 2 km per second respectively from a point on a horizontal ground। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप की होती है, एक होती है
ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक होती है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है जब किसी पार्टिकल को हम ग्राउंड से पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो होती है आपकी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट पर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो कहलाती है हमारी हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है, दे आर फायर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी कि जब आप गन से बुलेट फायर करते हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया covered by the bullet fired by two guns on the ground edge, यानी कि हमको फाइंड आउट करना एरिया ऑफ दी, दोबारा सुनिए क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट फायर्ड बाय द टू गन्स, यानी कि हमको मैक्सिमम एरिया का रेशियो निकालना है जहां बुलेट फायर की गई है और मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करती है। अब यहाँ एक कंसेप्ट याद रखना, जब किसी भी पार्टिकल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं तो एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करती है, वो कहलाती है रेंज। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो बुलेट फायर की गई है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में की गई है। तो ध्यान से देखें डायग्राम को, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से मैंने बुलेट को फायर किया है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जिसमें बुलेट की स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जहां दोनों बुलेट जो हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करती हैं। ध्यान रखना, जब दोनों बुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करेंगी तो उनका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, जिसमें सारे पार्टिकल इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिसमें सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपने, दोबारा सुनिए, जब हॉरिजेंटल ग्राउंड से बुलेट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एक डायरेक्शन ऐसी होगी जहां दोनों बुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगी। जब मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगी तो पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा, जिसमें सारे पार्टिकल जो होंगे वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि हमको रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम रेंज तभी मिलेगी जब पार्टिकल को ग्राउंड से 45 एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए, इसलिए यहाँ थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। तो इसमें आर मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री बाई जी। तो आर मैक्सिमम इक्वल टू आ गया म्यू स्क्वायर बाई जी। मैंने आपसे क्या कहा, जब आप ग्राउंड से बुलेट को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों बुलेट एक कंडीशन में ऐसी आती है जब ये मैक्सिमम रेंज को या मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करते हैं। जब कवर करते हैं तो एक पाथ बनाते हैं सर्कुलर, जिसमें सारे डायरेक्शन, सारे पार्टिकल की डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ एरिया जो लेंगे वो इस सर्किल का लेंगे, तो एरिया प्रोपोर्शनल पाई आर स्क्वायर। तो आर का मतलब हो गया रेंज, रेंज का स्क्वायर। तो उसका मतलब दो बुलेट हैं, पहले बुलेट का एरिया ए1, सेकेंड बुलेट का एरिया ए2 इजिकल टू रेंज आर मैक्सिमम फर्स्ट बाई आर मैक्सिमम सेकेंड इजिकल टू रेंज किसके इक्वल है म्यू स्क्वायर बाई जी। तो म्यू वन पावर 4 बाई म्यू टू की पावर 4 इजिकल टू म्यू वन जो स्पीड दे रखी है फर्स्ट बुलेट की वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, और म्यू टू जो स्पीड है सेकेंड बुलेट की वो 2 किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो 1/16 यानी 1:16। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, बी सी डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम्स है क्लास 12th का। इसमें कंसेप्ट है कैपिटल ए चार्ज क्यू is distributed over three concentric spherical cell of radii A, B, C such that their surface charge density are equal to one another, यानी कि थ्री कॉन्सेंट्रिक स्पेयर हैं। ध्यान से देखिए, थ्री कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल हैं
जिनकी रेडियस ए, बी और सी है, जिन पर कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों के सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और दे रखा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों के लिए क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ ये पॉइंट दे रखा है, देयर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये कंसेप्ट दे रखा है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर स्मॉल आर लेस देन ए वुड बी। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। किसका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जरा ये कॉन्सेप्ट एक बार और ध्यान से देख लें, वो क्या फाइंड आउट करा रहा है, टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर स्मॉल आर लेस देन ए। हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से और सरफेस तक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू होती है b बराबर 1/4πε0 q/r। r इज द रेडियस ऑफ बी स्फीयर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पहला कंडक्टिंग स्फीयर ले लें। ठीक है दोस्तों, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। एक चीज याद रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आपको टोटल चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। किसका एरिया, थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का। किसका, थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का एरिया। तो आपको Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, ध्यान रखना, एरिया होगा 4πa² प्लस b² प्लस c² इंटू सिग्मा। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया, थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल पर चार्ज निकाल लिया। सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, q/4πa² प्लस b² प्लस c²। दोस्तों अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो E बराबर होता है -dV/dr। इस फॉर्मूले से हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहती है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्फेरिकल सेल ले रहा हूं जिसकी रेडियस कितनी दे रखी, a। अब आप कह रहा है वेयर r लेस देन a, यानी कि आप पॉइंट P यहाँ लो, यहाँ जिसकी सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r, और a को ये है, पॉइंट P यहाँ ले लिया, जिसकी सेंटर डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल r। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा k मतलब 1/4πε0 q बाई रेडियस ऑफ बी फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है दोस्तों, क्या कहा, KQ/A। तो KQ की वैल्यू, Q यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। किसका एरिया, फर्स्ट कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल, इसलिए K सिग्मा 4πa² प्लस सेकेंड स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल निकालो प्लस Q की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 4πb² प्लस थर्ड स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल Q की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 4πc²/c। ठीक है दोस्तों, K 4π कॉमन ले लिया तो Q A प्लस B प्लस C बाई 4πa² प्लस b² प्लस c²। तो हमारा 4π से 4π कैंसिल, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, A, B और C नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी रेजिस्टेंस, ये उसकी प्रॉब्लम्स है। ए यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 18 ohm and is bent into an equilateral triangle, then the resistance between any two vertices of the triangle is। यानी कि हमको दे रखा है यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम। इसको हमको क्या करना है, बेंड करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेंड कर दिया और
क्या पूछा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ऐसा करो, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी। तो ये ए और बी हो गया, ये आपका ए और ये बी। तो ए और बी के अक्रॉस निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस। तो 6 ओम सीरीज में, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2, 6 प्लस 6 यानी 12। ठीक है, अब ये 12 6 ओम के कैसा है, पैरेलल। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम।